नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी, उसने अब नया सियासी रंग ले लिया है। सपा ने इस पूरे मामले को जाति वर्ण व्यवस्था से जोड़कर जहां मिशन 2024 को लेकर अपनी रणनीति का संकेत दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के इस कदम के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। इन सबके बीच दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा रही मायावती ने भी विवाद में एंट्री करते हुए सपा को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बीते दिनों जिस तरह की टिप्पणी की, उसके बाद से प्रदेश की सियासत में कई नए रंग देखने को मिल रहे हैं। रामचरितमानस पर बयानबाजी से शुरू हुआ विवाद अब जाति वर्ण व्यवस्था तक आ गया है। इसके बहाने समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव के मौन समर्थन को मिशन 2024 की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सपा की कोशिश सियासत में हाशिए पर गई बीएसपी के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की है और लखनऊ में सपा दफ्तर में लगे पोस्टर इस योजना की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं, सवाल यही है कि तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के अनुसार बहुत सारे लोग आज ये जानना चाहते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ है। जो 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो भी अपने आप को जानना चाहते हैं कि उनका स्थान कहाँ है। अगर वो शूद्र हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं आज से स्वीकार करता हूँ। अनुसूचित जाति और जनजाति को साथ जोड़ने के समाजवादी पार्टी के प्रयासों के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। इसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है। लिहाजा इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान ना करे और ना ही संविधान की अवहेलना करे। बीएसपी प्रमुख ने आगे लिखा, अखिलेश को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में एक ही जात के सभी प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती है। समाजवादी पार्टी इस व्यवस्था का विरोध करती है। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी मन मर्जी से करती है। समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आके खड़ी हो जाती है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता वो भारतीय जनता पार्टी, वो बसपा के चरित्र को जान चुकी है और आने वाले चुनाव में दलित और पिछड़े मायावती जी को और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करें। देखिए, उत्तर प्रदेश या देश में जो लोग जाति जमात की सियासत करते थे, मोदी जी के आने के बाद वो पर्दे के पीछे चले गए थे। एक बार फिर से जात जमात करने वाले लोग, जात जमात की सियासत करने वाले लोग उभर कर सामने आ रहे हैं। दरअसल उनके पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और लगातार कोशिश करके, सारा जतन करके वो लगातार हारती रही, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 17 का हो, 19 का हो, 22 का हो, और अभी जो नतीजा आया है उसमें भी समाजवादी पार्टी को हार मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग पसंद कर रहे हैं, देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, उसकी वजह से जो दूसरे दल हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको अब करना क्या है। सपा की शूद्र राजनीति के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सिख समुदाय के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया। हाथों में रामचरितमानस की प्रतियां लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा दफ्तर के सामने जोरदार नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। उनके अहंकार की हार हो गई है, उनकी गुंडागर्दी की हार हो गई है, उनकी जातिवाद की हार हो गई है, उनकी विकास विरोधी
जो राजनीति है उसकी हार हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारी राजनीति साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द सिमटी नजर आ रही है। एक पक्ष विकास और हिंदुत्व की बात कर रहा है तो जवाब में दूसरा पक्ष विकास के दावों के साथ ही जातीय गोलबंदी के प्रयास में जुटा हुआ है। जिस वोट बैंक को बीजेपी ने साल 2014 में बहुजन समाज पार्टी से छीन लिया था, अब उसी वोट बैंक को 2024 में सपा बीजेपी से अलग थलग कर देना चाहती है। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की कोशिश अपने आधार वोट बैंक को एक बार फिर अपने पाले में लाने की है। रास्ता भले ही अलग है, लेकिन सभी का लक्ष्य साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो रास्ते भले ही अलग अलग हो, लेकिन मंजिल जाहिर तौर पे एक है, क्योंकि 2024 बेहद नजदीक है चुनाव, और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और अब मुद्दा रामचरितमानस को लेकर विवाद जो छिड़ा है उसका ही है, जिस पर लगातार जो पार्टियां हैं उनके नेता बयान दे रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जहां प्रदर्शन हुआ तो वहीं मायावती भी अब इस पूरे सियासी दंगल में कूद गई हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो गेस्ट हाउस कांड को याद कर लीजिए और अपने गिरेबान में समाजवादी पार्टी झांक ले तो बेहतर होगा, और ये भी उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो दलितों का कितना सम्मान करती हैं और कितना अपमान करती है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, सर बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बसपा के, बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त हमारे साथ विकास पासवान जी भी जुड़ गए हैं, नेता हैं आरजेडी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी आपके साथ करते हैं। जोशी जी, क्योंकि रामचरितमानस पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, उसके बाद तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के सियासी बयान लगातार आ रही हैं, लेकिन आज जिस तरह की बात ट्वीट करके मायावती ने कही है, क्या कहेंगे उस पर? वो कह रहे हैं पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, कितना आप दलितों का सम्मान करते हैं, कितना अपमान करते हैं, सब पता चल जाएगा। देखिए नेहा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का आदर करते हैं। इसके साथ साथ जो आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, जो नारी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, हम उनको हटाने की जो है मांग करते हैं। यही हमारा स्टैंड है। और दूसरी बात, आपने जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो आगे आए, निश्चित तौर वो पहले ही नहीं आगे आए, वो बार बार आते हैं भारतीय जनता पार्टी के बचाव के लिए। उनका ट्रेंड सेट है और पूरा प्रदेश और देश उनकी नीति और नीयत को जान चुका है कि जब जिन प्रश्नों के उत्तर से भारतीय जनता पार्टी बचती है, वो उनका बचाव करने के लिए पहले भी उतरती आई है और आज भी उतरी है और आगे भी उतरती रहेगी। ठीक है धर्मवीर जी, कैसे मैं लौटती हूँ। और हमारी एक ही मान है, हम लोग महिलाओं के जो विरोधी है उनके खिलाफ है, जो लोग दलित विरोधी है उनके खिलाफ है, SC, ST, OBC वंचित समाज जो है उनकी लड़ाई को लड़ने का काम हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। ठीक है, धर्मवीर चौधरी जी कह रहे हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और जो अपमान करते हैं उसके विरोध में है, जो दलितों का अपमान करते हैं उसके विरोध में है, फिर क्यों गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है मायावती? देखिए, इनके नेता संस्थापक अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके एक स्टेटमेंट को जरूर कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों से गलती हो जाती है। तो ये तो इनका चाल चरित्र चेहरा जो है समय समय पर उजागर होता रहता है। और आज अखिलेश यादव जी को बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ गई कि हम शूद्र हैं, लेकिन ये भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान कहता है कि हम भारतीय हैं। और आज अगर संवैधानिक रूप में देखा जाए तो बाबा साहब ने आज इस देश में कोई शूद्र नहीं है। आज इस देश में बाबा साहब ने संविधान में SC, ST, OBC की व्यवस्था की है। तो ये कौन से शूद्रों की बात कर रहे हैं? और इस 21वीं सदी के भारत को क्या ये जो है मतलब आदि मानव के समय में ले जाना चाहते हैं? उसी मनुस्मृति के समय में ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पर जो है जो गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को प्रताड़ित किया जाता था। तो मैं
अखिलेश यादव जी को ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी पहले आप अपने चरित्र को और चाल को और चेहरे को देखिए, क्योंकि आप जो है हमेशा दलितों के विरोधी रहे हैं। आपने जो लोकसभा में दलितों के प्रमोशन के आरक्षण के बिल को फाड़ के फड़वा दिया था, वही आपका चेहरा था। और अभी बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके बहन जी पे हमला कराते हैं, और जब बहन जी उस हमले में बच जाती हैं तो दोबारा से आप बहन जी की प्रतिमा को तोड़वाने का दुस्साहस करते हैं। ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। और ठीक है, चौधरी साहब बने रहिए हमारे साथ। अभी जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी जी, ये दिखावा है क्या? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। कह रहे आपका चाल चरित्र चेहरा महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, तो फिर ये क्या दिखावे की राजनीति है या वोट बैंक की राजनीति है क्या? मैं कहना चाहता हूँ, स्वतंत्र भारत में अगर जातिवाद का दंश के किसी ने झेला है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने झेला है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ नेहा जी, जब वो मुख्यमंत्री थे उस कालिदास मार्ग को नए मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने धुलवाने का काम करा, गंगा जल से, गौमूत्र से, और उसके बाद वो यही नहीं माने भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी वो यज्ञ करने जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ने जो उनका जो संवैधानिक अधिकार है पूजा करने का, उनको उस यज्ञ में शामिल होने नहीं दिया। निश्चित तौर पे आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बसपा खड़ी हुई है, पूरा देश का प्रदेश जानता है। और इसके साथ साथ मैं बहुत जिम्मेदारी से करना चाहता हूँ, जब ओबीसी वर्ग का आरक्षण की बात आई तब ये लोग बीजेपी के साथ खड़े हो गए। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक जाति विशेष के लोगों को अभी यूनिवर्सिटीज में जब उनका ओबीसी का आरक्षण का हक मारकर केवल एक जाति के लोगों को भर्ती कर लिया गया, तब ये लोग खामोश हो गए। निश्चित तौर पे हम लोग एससी, और हमने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी साइकिल के दो पहिए हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी और लोहियावादी हैं। हम दोनों मिलकर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अंत। ठीक है, अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पूजा पाठ में शामिल होना चाहते थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता नेता वहां पे थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, उन्हें पूजा नहीं करने दी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है, पूजा पाठ कहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे क्या? आप लोग विरोध करने वाले कौन होते हैं? नेहा जी, कहाँ कोई विरोध कर रहा है? ये तो एक प्रोपगंडा इन लोगों का है, और प्रोपगंडा में ये लोग जो है चीजों को करते रहते हैं। कहीं पूजा पाठ का कोई विरोध नहीं है। इस देश में संवैधानिक रूप से हर व्यक्ति। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं आप लोगों ने पूजा पाठ नहीं करने दी, आज आप लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए, सपा मुख्यालय पहुंच गए तख्तियां लेकर हाथों में। अखिलेश जी और उनकी पार्टी तो आजकल सपने में भी भाजपा दिखाई दे रही है। तो झूठा आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। हाँ, झूठ बोल रहे अखिलेश यादव। अखिलेश जी को और उनके दल के लोगों को सपने में भाजपा नजर आ रही है। आज ही ये 4 सीट हारे हैं, 5 सीट हार गए हैं, तो सपने में तो नजर आएंगी। आज 5 सीट हारे हैं ये लोग। तो ये चीजें हैं। ये देखिए, जातिगत राजनीति में जिस तरीके से अखिलेश जी ने अपने जो एक तरह से, मैं अब वो शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन लोगों को छोड़ दिया है कि बोलते रहो, हिंदू को अब बांटो, अब शूद्र कहने लगे। अभी तक तो यदुवंशी कहते थे, अब शूद्र कहाँ से हो गए? तो ये लोगों को एक जाति धर्म, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नेहा जी इन सबको तोड़ने का काम किया है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हुए हम लोग दलित, ओबीसी, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश 2019 के चुनाव हुआ, यादव जाति के हैं ये लोग, 60% इनको महागठबंधन को मिला था, 23% हमको मिला था। उसके बाद कुर्मी 14% और 80% हमको मिला। अन्य ओबीसी में 18% इन लोगों को मिला, 72% हमको मिला। एससी को 42% इनको मिला और 48% हमको मिला। इसका देख लीजिए कि कितनी जातियां समाहित है भारतीय जनता पार्टी में। सबका आशीर्वाद हमको मिलता है। हम लोग इसलिए जाति की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हिंदुत्व। अभी आपने सुन लिया, समाजवादी पार्टी कह रही है शुद्ध, हम तो शूद्र हैं जी। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक तोड़ निकाला है समाजवादी पार्टी ने कि वो हिंदुत्व का तोड़ क्या है, कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे अपने पाले में किया जाए। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी कहाँ है 2024 के मद्देनजर? जी नेहा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह से शूद्र या फिर
हिंदुत्व या फिर जाति की राजनीति पे कभी बढ़ावा नहीं देती है और ना ही कभी इन मुद्दों पे वह जनता के पास जाती है और चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी ना कोई जाति विशेष पार्टी है ना कोई धर्म विशेष पार्टी है। अब यहाँ पे पैनल पे बैठे जितने भी नुमाइंदे हैं अपनी पार्टियों के, उन पार्टियों में कोई हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ता है तो कोई अपने समाज के वोट हासिल करने के लिए अलग से एक पार्टी बनाया हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पे लड़ती है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो। हम हमेशा उन मुद्दों पे काम करते हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाते हैं जो जनता से जुड़े हुए होते हैं। चलिए इसमें बताइए, रामचरितमानस पे जो विवाद छिड़ा है, इस पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये विवाद, मैं सब यही कहना चाहूंगा, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। यहाँ पे सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है। अगर कोई इस तरह का वक्तव्य बयान देता है तो निश्चित रूप से, चाहे रामचरितमानस पे बयान दिया गया हो, चाहे इनके ही एक महंत को मैं देख रहा था एक वीडियो। नहीं, आप मानते हैं जिस बात का जिक्र अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और लगातार मांग उठाई जा रही है कि इन लाइनों को हटाया जाए जिसमें नारी का अपमान हुआ है, शूद्र का अपमान हुआ है, उनको हटाया जाए रामचरितमानस से। आपको लगता है ऐसा हटाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी इसका सम्मान करती है। जो रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी गई है, उन चौपाई का अर्थ जो बताया जा रहा है वो अर्थ है नहीं। अगर वो उसका गहन से अध्ययन करें और तथ्यों को जाके छानबीन करें तो उसमें जो कहा गया है वो निश्चित रूप से ताड़ना का जो शाब्दिक अर्थ ये बता रहे हैं वो प्रताड़ना से नहीं है, वो कहीं न कहीं समझदारी से है, शिक्षा से है। ठीक है, तो उस तरह का जो है, ठीक है, वही शिक्षा की बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन चौपाइयों को समझने के लिए ज्ञान होने की आवश्यकता है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास नहीं। मैं आऊंगी, एक सेकंड, मैं विकास जी का रुख कर लूं, मैं सर लौटती हूँ। विकास जी, इसे कैसे देखते हैं? आरजेडी इसे कैसे देखती है? क्या आपको भी लगता है कि जिस मांग को समाजवादी पार्टी उठा रही है वो जायज है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और जब उनका बंगला खाली करा गया था, योगी जी जब बंगला में शिफ्ट होना चाह रहे थे तो गंगा जल से धुआया गया था, शुद्ध किया गया था। उस समय तो शूद्र में उनकी गिनती आई, सबसे बड़ी पहली बात। दूसरी बात, जब देश के महामहिम उस समय राष्ट्रपति राम कोविंद जी मंदिर गए तो मंदिर को धुलाया गया। उस समय मायावती जी था। आपका ये प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। आप बीजेपी के एजेंट हैं या पूरा देश चल रहा है, वो चलने वाली बात नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में दलित घोड़ी पर चढ़ती है तो उनकी हत्या कर दी जाती है, उस समय आप कहाँ जाते हैं? ये सब चलने वाला नहीं है। आपकी महोदय, आप बड़ी बहन है, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप दलित को इतना बेवकूफ आप मत समझिए। और दूसरी बात, आखिर वर्ण व्यवस्था लागू कब किया गया? मनुस्मृति के द्वारा किया गया था, हम उसका विरोध करते हैं। हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय, आपको लगता है रामचरितमानस से जो पंक्तियां हटाने की मांग की जा रही है, ये जायज है, हटानी चाहिए? एकदम जायज है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका क्या अर्थ है? नहीं, अभी आपने सुना ना रत्नाकर जी को, कह रहे जिस संदर्भ में इसे अब लिया जा रहा है, ये उस संदर्भ में लिखी नहीं गई थी, ये इसकी भावना ये नहीं थी, गलत तरीके से उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। रामचरितमानस इन पंक्तियों का हिंदी में व्याख्या देखिए, ताड़ना का मतलब क्या है उसका आपको मिल जाएगा। नहीं सर, इन पंक्तियों को मुझे समझ भी आता है और मैं अच्छे से जानती भी हूँ, मैंने पढ़ी भी है। लेकिन अश्वनी जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, फिर मैं जोशी जी का रुख करती हूँ। नेहा जी, मुझे दो बातें कहनी है। पहली बात तो ये कहनी, हमारे यहाँ पैनलिस्ट जितने लोग हैं, रामचरितमानस पर बहस हो रही है। मैं भुवन भास्कर जोशी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर रामचरितमानस को अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ये कहलवाए हैं, जो भी बयान दिलवाया है, तो इनके दल में तेज नारायण पांडे, मनोज पांडे, जूही सिंह और रोली मिश्रा ने उसका विरोध किया है। इसका क्या है कारण है? क्योंकि ब्राह्मणों को भी गाली दिया गया है इनके पार्टी के नेता के द्वारा। दूसरी बात, ये लोग जो मांग कर रहे हैं कि ये हटा दिया जाए, मैं कहता हूं अगर हिम्मत है हमारे इन पैनलिस्टों के अंदर, सीने में अगर दम है, तो यहाँ पर आपके चैनल पर कहें
कि वो रिजवी जी ने जो कुरान में जो चीजें हटाने की बात कही थी, ये उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे और उसको भी हटवाएंगे, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, उसके ऊपर तो सब हटाने की बात करते हैं, लेकिन कुरान में जो हटाने की बात रिजवी जी कोर्ट में लेकर गए थे, अगर हिम्मत है तो यहाँ कहें लोग आपके चैनल पर। जी जोशी जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो राम का अपमान करा, मैं आपको क्रमबद्ध बताना चाहता हूँ। इनके जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के यशस्वी, वो राजस्थान में जाके हनुमान की जाति बताने का काम करते हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, वो कहते हैं सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अभी यही नहीं रुकता एक क्रम। इनके जो डॉक्टर निषाद है, इनके मंत्री गठबंधन में, नहीं वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो उस पर जवाब दीजिए ना। उसकी लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, बताइए ना। उसके बाद डॉक्टर निषाद कह रहे थे कि दशरथ राम के नहीं, अभी अश्विनी जी ने जो कहा उस पर जवाब दीजिए ना सर। उसकी लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? किसने क्या कहा सर, सबको याद है, जनता भी सब जानती है। उसकी लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अगर आप रामचरितमानस से उन पंक्तियों को हटाने की बात करते हैं तो कुरान शरीफ से भी क्या उन लाइनों को हटाने की बात करेंगे जिसका रिजवी लगातार विरोध कर रहे हैं? उसका तो कर दिया इनकी पार्टी के लोगों ने। नुपुर शर्मा जी ने, आप लोग मोर्चा नहीं खोलेंगे क्या? एक धर्म विशेष के लिए क्या कहा नुपुर शर्मा ने, जिससे पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिर गई। ये तो पूरे देश ने देखा, ये लोग तो करते रहते हैं इस काम को, इनके मुख्यमंत्री करते रहते हैं जो 80-20 की बात करते हैं। पूरे चुनाव में ध्रुवीकरण करके जो चुनाव जीते हैं, वो निश्चित तौर पे 80-20 की बात करने वाले क्या कौन से लोग होते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, स्पष्ट जवाब दीजिए। कौन भगवान की जाति बताता है? कौन सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहता है? कौन? आप सीधा कहिए भाई, हमने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जितना राम का अपमान करते, मैं कह रहा हूँ देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी इनका अपमान नहीं करती। हाँ, इसके जब भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं बनता तो अपने जो छुपे हुए मित्र हैं उनको आगे करके काम करते हैं। जब इनसे युद्ध डायरेक्ट नहीं लड़ा जाता तो ये दूसरे अपने जो सवाल का जवाब नहीं देंगे आप, उनको आगे करने सब चीजें ठीक है, सब चीजें ठीक है। जोशी जी, जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया आपने। मैंने सीधा सा सवाल पूछा है कि देखिए, अभी आप कह रहे हैं रामचरितमानस से इन पंक्तियों को हटा दिया जाए, कुरान शरीफ से भी क्या उन लाइनों को हटाने की बात करेंगे आप? उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे आप? उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे आप बोल दीजिए हाँ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो क्यों नहीं उठाएंगे, उठाएंगे तो क्यों उठाएंगे, बता दीजिए। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट कहना है, हम लोग लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र में। चलिए, जवाब नहीं देंगे आप। विकास जी से जवाब नहीं दूंगी मैं। जो कह रहे हैं कि हटाना चाहिए। देखिए नेहा जी, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि राम घट घट में बसे। बीजेपी हिंदुत्व का ठिकाना नहीं लेके बैठी। सबसे पहले ये लोग जाति खत्म करे, अगर हिम्मत है तो पहले जाति खत्म करे। और आप जो बोल रहे हैं, अब यह देश बाबा साहब के संविधान के द्वारा चलता है। चाहे किसी सभी धर्मों का हम इज्जत करते हैं, जिस धर्म ग्रंथ में किसी भी वो धर्म का हो उसमें अगर नहीं कह रहे हिंदू सॉफ्ट रहता है, इसलिए इजीली बहुत आसानी से सवाल उठा दिया जाता है। उनके ग्रंथों पर सवाल उठा दिया जाता है, हिंदुओं पर सवाल उठा दिया जाता है, हर चीज पर सवाल उठा दिया जाता है। ये सवाल आप दूसरे पक्ष के लिए क्यों नहीं उठा पाते हैं? कह रहे दम नहीं है क्या इतना? जिस धर्म ग्रंथ में इंसान को इंसान नहीं माना जाता है, उस धर्म ग्रंथ में उस पंक्ति को सुधार करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म ग्रंथ। मैं कह रहा हूँ तो बता दीजिए सबसे पहले कि रिजवी का साथ देंगे नहीं देंगे, और देंगे तो कैसे देंगे, उसके लिए आपकी क्या योजना है? पासवान जी से मैं एक पूछ लेता हूँ, जिस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि काफिरों को देखते ही मार दो, उसमें सुधार नहीं करना चाहिए, और यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पर आदमियों मनुष्यों के खिलाफ लिखा हुआ है। सर मैं बड़े भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, जिस धर्म ग्रंथ में इंसान को इंसान नहीं, नाम लेकर कहिए ना पासवान जी, आप नाम लेकर कहिए कि रिजवी जी सही कह रहे हैं। उस धर्म में सुधार होनी चाहिए। आप सबसे पहले जाति खत्म कीजिए ना। मतलब आप कह रहे हैं कि रिजवी जी ठीक कह रहे हैं, कुरान शरीफ में भी सुधार की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ हर चीज में जरूरत सुधार होनी चाहिए। तो बताइए ना, कुरान शरीफ में सुधार की जरूरत आप कह रहे हैं, इसके लिए आप लोग आवाज उठाएंगे, इसके लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आगे आप लोग बताइए। पहले इनसे पूछिए, पहले इनसे क्या पूछिए सर? मेरा आप मुझे बताइए ना, आप पहले आप बताइए ना, उनसे जो मुझे पूछना होगा मैं पूछ लूंगी।
आप बताइए ना। संविधान से चलेगा, किसी के कहने से कुछ होने पड़े वाला है। असली लड़ाई मैडम यहाँ 24 की है। इनके अमित शाह की एक रैली में कहे थे कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का कपाट खुलवाया जाएगा। इसका आप तो समझ रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया कि असली लड़ाई तो 2024 की है। असली लड़ाई तो 2024 की है रत्नाकर जी। उसी को लेकर इतना सियासी बवाल हो रहा है क्या? रामचरितमानस पे भी सवाल उठ गए, हिंदू हिंदुत्व पे भी सवाल उठ गए, 80-20 एक बार फिर से आ गया। देखिए मनसा है कि पूरे देश में 2024 से पहले पूर्ण हिंदुत्व। नहीं सर, आपने बहुत सही बताया। असली लड़ाई 2024 की है, जिसको मैं भी कह रही हूँ। अभी रत्नाकर जी बोल रहे हैं, फिर मैं लौटती हूँ। जी नेहा जी, देखिए अपना जनाधार बढ़ाने के लिए ये लोग धर्म को आधार बनाकर या जाति को आधार बनाकर ये लोग राजनीति करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि धर्म एक जीने का राह दिखाता है। वो हमें समाज में ये सिखाता है कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए। धर्म हमें कभी कटुता नहीं सिखाता है। लेकिन विडंबना ये है कि धर्म को का इस्तेमाल आज राजनीतिक पार्टियां आपस में बांटने के लिए करती हैं, एक दूसरे के मन में कटुता फैलाने की करती हैं। धर्म हमें कभी नहीं हिंसा सिखाता है। लेकिन जो शाब्दिक अर्थ निकाल करके धर्म को आधार बना करके जो राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल गलत है। उसका शाब्दिक अर्थ न लेकर के उसके भावार्थ को समझना चाहिए और वो समाज में एक दर्पण की तरह दिखाना चाहिए कि भाई देखिए, जो भी पिछड़ी जातियां हैं, जो भी नारियां हैं, जो अनपढ़ हैं या शूद्र लोग हैं, जो उनको शिक्षा के माध्यम से, समझदारी के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से उनको समाज में उत्थान की जरूरत है और ऊपर उठाने की जरूरत है। लेकिन विडंबना ये है कि आज सारी राजनीतिक पार्टियां जो है सिर्फ जातिगत राजनीति के पे, दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठना चाहती। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये होता है कि जहाँ पे, अभी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, छोटा सा उदाहरण। एक कोई महंत है, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी उनका एक वीडियो क्लिप मैं देखा। वो महंत कहीं से तलवार मंगाकर और वीडियो के सामने कहते हैं कि मैंने ये तलवार पता नहीं कुछ जगह का नाम बताया था, वहां से मंगाया है और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तलवार से गर्दन काटूंगा। अब ये बताइए, दो चीजें हैं उसमें। कौन सा धर्म हमें हिंसा सिखाता है, कौन सा धर्म हमें किसी का गला काटने के लिए सिखाता है? और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरह के ढोंगी पाखंडी महंतों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जाती है इसलिए क्योंकि धर्म के आड़ में ये धंधा करना चाहते हैं, राजनीतिक चमकाने का काम करना चाहते हैं। रत्नाकर भाई, जवाब दे देता हूँ आपका, और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे किसी भी बयान का स्वयं विरोध करता हूँ। हिंदू धर्म में कहीं किसी का गला काटने की बात जायज नहीं है और न कही गई है। मैं विरोध करता हूँ। किसी महंत ने किया हो, मैं नहीं जानता हूँ किसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की घटना है वो। अरे सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन जिस दिन राजस्थान में सर तन से जुदा किया गया था, उस दिन आपका कोई बयान आया था? आपके गहलोत जी का बयान दिखा दीजिए, राहुल गांधी जी का बयान दिखा दीजिए, रत्नाकर सिंह का बयान दिखा दीजिए, दिखाइए। जिस दिन सर काटे गए थे, लखनऊ में हत्या हुई थी, आपने उस महंत को गिरफ्तार किया उत्तर प्रदेश से, वो वीडियो रुक जाइए, पहले आपने क्या एक्शन लिया बता दीजिए। अरे रुकिए तो, पहले सुनने दीजिए। क्या बयान आया था? कितने दिन बाद गिरफ्तारी हुई? लखनऊ में सर तन से जुदा किया गया, कोई बयान आया आपका? नहीं आया। क्यों आप लोग इस तरीके की बात करते हैं? जब सर तन से जुदा किया जाता है तो आप आवाज नहीं, जुम्बिश नहीं होती है। और यहाँ पर अगर तलवार दिखाकर कोई कह रहा है तो आप उसको फांसी लगवाने की बात। मैं चाहता हूँ वो गिरफ्तार हो, ठीक है? लेकिन आपने कोई बयान दिया? बयान से मैंने नहीं देखा। अरे भाई, मैं कहता हूँ लोग मर गए, आपने क्या एक्शन लिया? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तक तो आपने नहीं कर पाए। ठीक है, जो चाकू रखने की बात करते हैं,
क्या दोहरी राजनीति है, क्या दोहरा चरित्र है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र यहाँ उजागर हो रहा है। तन से जुदा किया जाता है तो कोई जवाब नहीं है उस पर, और एक तलवार कोई दिखा देता है। ठीक है, प्रोफेसर नीरज जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ। प्रोफेसर नीरज जैन जी, के लोगों को ये रामचरितमानस पर सवाल उठाना, उनके कुछ पंक्तियों पर सवाल उठाना, कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाना, ये क्या बताता है? क्या ये जताता है कि देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है उसका तोड़ मिल गया। दूसरी बात, क्या ये बताता है कि बीएसपी कमजोर हो रही है, उसका वोट बैंक बहुत आसानी से अपने पास खींचा जा सकता है? क्या ये बताता है एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है क्या? जी बिल्कुल, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मेरा इसमें एक ये मानना है कि ये जो है, पहली चीज तो धार्मिक ग्रंथों पर किसी प्रकार का कोई हमला होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये जो है, अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे थे भाजपा के साथ, तब उनको नजर नहीं आया। वो बसपा में भी रहे, सब में रहे, क्यों नहीं आया? लेकिन चलिए, ये अलग बात है। देखिए, इस वक्त जो है, इसको जो उठाया गया है वो हिंदू को हिंदू से तोड़ने के लिए उठाया गया है। सब सुनिएगा, एक्चुअली क्या है कि ये गंदी राजनीति जो आप जब से हिंदू 90, 80 और 20 की शुरू हुई, उसके बाद 90, 10 की शुरू हो गई। अब इसमें अखिलेश यादव ने जो चुनाव अभी जीते हैं इधर 2019 के में, उसमें उनको 2022 वाले चुनाव में उनको जब 36% वोट मिल गया, उनको लगा कि जब राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये हिंदू के नाम पर, सॉरी हिंदुत्व के नाम पर ये आ सकते सत्ता में, तो क्यों नहीं हम इसको करें। इन्होंने बिल्कुल डेड आदमी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा इस विषय को उठा करके और एक तीर से दो निशाने साधे। बहुत अच्छा इनका हमला ये है कि बसपा जो उसका वोट डाइवर्ट होकर के भाजपा की तरफ चला गया है, वो अगर इधर आ जाता है तो ये निस्संदेह 2024 का चुनाव पता कर सकते हैं। पूरा ये था। अखिलेश इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं, और क्योंकि अब विकास का मुद्दा किसी पार्टी के पास, सत्तारूढ़ दल के पास भी नहीं था, न इनके पास था। इन्होंने जान लिया कि अखिलेश ने कि हमने इतनी मेहनत की, इतना विकास का सर किया, तो अभी आखिर जीता क्या? जातवाद। इसलिए इस विषय को उन्होंने जानबूझ करके इसको परोसा है, तो इसमें ये कामयाब होते दिख रहे हैं। बिल्कुल। जोशी जी कितना इत्तेफाक रखते हैं? जैन साहब ने बहुत बखूबी बताया कि देखिए, एक तीर से दो निशाने आप लोग कैसे साध रहे हैं। देखिए, नीरज जैन जी के साथ मैंने पहले भी डिबेट करी है। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा, उस पर ये अपने कमेंट करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग सभी धर्म ग्रंथों का मान सम्मान करते हैं। ये कैसा मान सम्मान है? आप कह रहे धर्म ग्रंथों में से आप हटा दीजिए 4 पंक्तियां, क्यों हटा दें? लेकिन जो शूद्र विरोधी, जो नारी विरोधी, जो दलित, अभी बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चुनाव से पहले तक भाजपा के साथ थे, तब उन्हें रामचरितमानस से कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी उन 4 पंक्तियों से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी में आए और हिंदुत्व छोड़ दिया, अब जातिवाद की राजनीति को ऊपर उठाकर अब जातिवाद पर बांट रहे हैं समाज को, और उसका आप भी साथ दे रहे हैं। देखिए जया जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपका बहुत गंभीर चैनल है, गंभीर पत्रकार है। आदमी निरंतर अध्ययन से, अनुभव से सीखता रहता है, और जब अध्ययन अच्छे से कर लेता है, उन्हें पता चल जाता है क्या है। जब आप छोटी रही होंगी तो आप गाय पे अच्छे अलग लिखती होंगी, जब आप एमए में गई अच्छे अलग लिखती होंगी। क्योंकि भौतिक विकास, समाजवादी पार्टी ने अध्ययन कर लिया, अब उसे पता है कि SC ST की राजनीति करेंगे, ये राजनीति करेंगे तो सरकार बना सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा है क्या? नहीं, हमारी लड़ाई अलग है। फिर क्या लड़ाई है करने का काम आप कर रही है? हमारी जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पे वंचित, OBC समाज और हमारा दलित समाज, इसकी लड़ाई को लड़ने का काम, इनके अधिकारों को दिलाने का काम, और जो संविधान और लोकतंत्र को खतरा है भारतीय जनता पार्टी। अश्विनी शाही जी, वंचितों को उनका अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं। आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी राज्य में भी सरकार है। अब समाजवादी पार्टी को ये बताना पड़ रहा है, देखिए वंचित जो हैं वो कितने पिछड़े हुए हैं, और ज्यादा पिछड़ते जा रहे हैं आप लोगों की सरकार में। पिछड़ों का अब क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। अब ये बता रहे हैं आपको कि देखिए कितने बुरे हालात से गुजर रहे हैं वंचित और पिछड़े। आप लोग क्या कर रहे हैं? दोनों जगह आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि फायदा मिलेगा। कहाँ किसको फायदा मिल रहा है? नया जी, ये तो प्रोफेसर साहब को समझना चाहिए। उसमें अब सुन लेते हैं, जोशी जी सुन लेते हैं। साथ कितना अन्याय करा गया, हमारे जो दलित समाज है उनके साथ कितना अन्याय करा गया। सारे एक जाति विशेष के लोगों को भर्ती कर दिया गया,
निश्चित तौर पर ये आरक्षण को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का जवाब नगर पालिका में भी छीनना चाहती है और जो अभी यूनिवर्सिटी का आपने परिणाम उसमें 2012 से 17 तक सरकार रही नेहा जी, इस लड़ाई को लड़ने का काम कर सुन लेते हैं नेहा जी, आपके पास सभी चीज है। 2012 से 17 तक इनकी सरकार रही और इटावा मैनपुरी के एक जाति के कितने सिपाहियों की भर्ती हुई ये किसी से छुपी नहीं है। तो इन लोगों ने वो सब कुकर्म किए हुए हैं। अब मैं आता हूं इन जातियों पर। हमारे साथ अभी मैंने बताया 48% हमको 2019 के चुनाव में एससी ने हमको वोट दिया था। जो SC/ST का वोट है भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों से आया था। राशन उनको हम दे रहे हैं, उनको घर हम दे रहे हैं, उनको दवाई टाइम पर हम दिए, कोरोना में वैक्सीन हम दिए, बिजली हम दिए, गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं। ये सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, तो कहाँ वो है, पिछड़े हैं। दूसरी बात, मैंने पहले भी सवाल पूछा, जोशी साहब ने वो जवाब नहीं दिया कि किस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रामचरितमानस से हटाया जाए तो कुरान से भी रिजवी साहब ने हटाने की बात माननीय कोर्ट में के पास दिया था। तो आप लोग उसके साथ आइए, तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए। तीसरी बात, जोशी साहब और हमारे विकास जी यहाँ बैठे हुए हैं। विकास जी के एक शिक्षा मंत्री वो ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस वैमनस्य से फैलाने वाला ग्रंथ है। कल परसों तो वो लिखा नहीं गया है भाई, चाहे 2-4 दिन के अंदर लिख दिया गया हो, चाहे 2-4 महीने में लिख दिया गया हो। पहले से इनकी सरकार थी, अभी भी वहां इनकी सरकार है। हम उत्तर प्रदेश में मान लीजिए असहाय है माननीय अखिलेश जी, भाजपा की सरकार है। अगर उनकी सरकार है तो बिहार में जितने ग्रंथ हैं उसमें से उस लाइन को हटवा दें। ये तो इनकी सरकार है अभी। ठीक है विकास जी, जवाब दीजिए। मैं जोशी जी एक सेकंड आ रही हूँ। ठीक है, मैं लौटती हूँ एक सेकंड। जवाब दीजिए विकास जी। कह रहे हैं कि बिहार में जितने ग्रंथ है हटवा दीजिए वहाँ पे लाइन। सरकार तो आपकी है, जो चाहे कर सकते हैं। भाजपा के आने से पहले भी धर्म था, अभी भी धर्म है, भाजपा के नहीं रहने के बाद भी धर्म रहेगा। हम उस राम का इज्जत करते हैं जो सबरी का जूठा पेड़ खाया। हम उस राम का इज्जत करते हैं, उस राम का सम्मान करते हैं जो केवट के नाव पर बैठ कर गंगा पार किया था। हम उस जय श्री राम का उसी रामचरितमानस पे तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जो जबरदस्ती उसी ग्रंथ पे सवाल उठा रहे हैं। जब मैडम सुन लीजिए, जब यूपी के हाथरस में एक दलित बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, इनके संरक्षण में उसकी लाश को जलाया गया था, उस समय कहाँ से ये? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है जोशी जी, जोशी जी ठीक है, एक सेकंड रुकिए जोशी जी। मैं लौटती हूँ, एक सेकंड अश्विनी जी, एक सेकंड कहना चाहता हूँ। जो बिहार में जेडीयू ने और आरजेडी ने ऐतिहासिक काम करा जाति जनगणना का, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना इसलिए नहीं करती क्योंकि उसे डर है कि उनको SC, OBC और हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनको उनका अधिकार देना पड़ेगा अगर उनकी जनगणना हो गई। ये जाति जनगणना के विरोधी लोग हैं, ये SC, OBC के विरोधी लोग हैं। निश्चित तौर पर इनकी जो मानसिकता है वो दलित विरोधी है, OBC विरोधी है, SC विरोधी है। सरकार तो आपकी भी थी ना राज्य में, करवा लेते 2017 से पहले तो आप करवा सकते थे। बिहार में भी तो राज्य सरकार करा रही है। नेहा जी एक मैं बता रहा हूँ, 2011 में रत्नाकर जी की सरकार थी जिसमें जोशी साहब भी समर्थक थे और हमारे पासवान साहब भी समर्थक थे। लालू जी और मुलायम सिंह यादव जी के जोर लगाने के बाद एक जातीय जनगणना 2011 में कराई गई और जिसमें कई 100 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। उसकी रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट नहीं आई उसकी तक आप लोगों ने बाहर क्यों नहीं दिया? रत्नाकर देखिए हमारे हंस रहे हैं भाई कांग्रेस वाले, क्यों नहीं दिया? सिद्धारमैया जी ने कराया। जाति जनगणना पे हम नहीं बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं? मुझे मौका दीजिए। ठीक है क्यों नहीं? आप रिपोर्ट तो नहीं आनी चाहिए थी ना 14 तक सरकार की, 11 में ठीक है, आप कराइएगा, ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है, रत्नाकर जी बोल रहे हैं। ठीक, शायद अश्विनी भाई उस समय राजनीति में सक्रिय थे कि नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब ये जातीय जनगणना कराई गई थी उसके बाद वो सारी हमने जातीय जनगणना कराई, सारी जातियों का जनगणना कराया, लेकिन
उसको हमने पब्लिकली पब्लिश नहीं किया, सदन में नहीं लेके आए, उसमें कुछ खामियां थी, कुछ त्रुटियां थी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं लेके आए। अब सुनिए अश्विनी भाई, सुन लीजिए, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं जाति जनगणना करा रहे हैं? क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि समाज में तमाम ऐसी जातियां हैं जिसकी आर्थिक व्यवस्था तंग हाल है? क्या अगर उनके आर्थिक चीजों के बारे में पता चले, आप 2011 में जनगणना कराते हैं, देश का टैक्स पेयर का पैसा लगाते हैं कई 100 करोड़ रुपया, और उसके बाद आप पब्लिक नहीं करते हैं कि खामी हो गई। हमारे ऊपर कह रहे हैं जो हमने कराया। चलिए सर, आप लोगों ने तो अपनी शक्ति पूर्ति कर ली। हम तो कह रहे हैं हम नहीं कराएंगे, जाति जनगणना हम नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, रिपोर्ट में खामियां थी। लेकिन जैन साहब, ये SC ST पिछड़ा वर्ग जिसका जिक्र किया जा रहा है, शूद्र, ये कितना उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहमियत रखता है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 20% SC ST हैं। क्या वो अगर समाजवादी पार्टी ले जाती है, यादव वोट बैंक तो है ही, साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक, उसके बाद क्या सरकार बनाने में आसानी होगी? समीकरण क्या कहते हैं? देखिए नेहा जी, एक बात इस पर जान लीजिए। हेलो जी, हाँ, देखिए एक बात इस पर जान लीजिए, ये जो चल रहा है, ये जिस विषय को लेकर के, चौपाई को लेकर के जो इतना बवाल चल रहा है, इन सब से मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, ये जो है सपा को एक दूसरा टारगेट, सपा ये चाह रही है हर वर्ग जगह, जहां तक अखिलेश का ये है, अगर ये जो SC जो जिनका प्रेम इधर था इस साइड में बीजेपी की तरफ, निश्चित तौर पर इस मुद्दे के उठने के बाद वो अपना वापस जाने की तरफ प्रयास करेगा। वो जहां से आया तो वहां जाएगा, विन, वो जीत होगी सपा की। और 20% बहुत बड़ी बात है। आप ये जानिए ना कि देखिए, अखिलेश यादव का प्रदर्शन 2022 के चुनाव में इतना बेहतर रहा, 36% वोट उन्होंने अपना बटोरा है। आप देख लीजिए कि 47 सीटों से अगला 125 के सीट के करीब आ गया, तो वो निश्चित तौर पर वो काम कर रहा है। इतने सब काम होने के बावजूद जब आदमी जान रहा है कि इतना विकास करा, सब कुछ करा, जब कुछ हो नहीं रहा है, तो मजबूरी में आके इस चीज को चला गया है, ताकि क्या है कि SC भी तो जगह ना, देखिए जगह सबको चाहिए, सबके अधिकार होने चाहिए, सबको अधिकार मिलने चाहिए, किसी का अधिकार मारा नहीं जाए। लेकिन एक बात जो चल रही है कि 90 और 10 की चल रही है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। किसी भी आबादी हो, आप ज्ञान को कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे। सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिल रही है, समाज कल्याण के लिए मिल रही है, पढ़ने के लिए हर प्रकार से सुविधा सबको दी जा रही है, और सब बराबर आ रहे, 50% आरक्षण मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। हमारा कुल मिला के जो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, वो पूरा 2024 के मद्देनजर लगाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जोशी जी, अभी थोड़ी देर पहले रत्नाकर जी भी इस बात को कह रहे थे कि देखिए, आप लोगों के समझने में दिक्कत हुई है, जो मतलब आप लोग उस चौपाई का निकाल रहे हैं वैसा होता नहीं है, वैसा है भी नहीं जिस संदर्भ में आप लोग लेके जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कम से कम उन चौपाइयों को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। नहीं, ये गलत है। इनके नेता भी कह रहे हैं, जोशी जी एक लाइन, इनके नेता पवन पाड़े कह रहे हैं, मनोज पांडे जी भी कह रहे हैं वही बात जो आप कह रही हैं। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आज के समय में इस तरह की बातें करना मूर्खता वाली बातें हैं, और निश्चित तौर पे हम लोग महिला सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले समय और जितने हमारे नहीं, मैंने आपसे कल भी इसी बात को कहा था कि सर, महिलाओं के सम्मान की बात अभी थोड़ी देर पहले BSP के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे महिलाओं के सम्मान की बात तो उनके बयानों से समझ में आती है। जो महिला नेता जो होते हैं, उनके गालों को कहाँ तुलना कर देते हैं। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़के इनसे गलती हो जाती है, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हम लोग जो मातृशक्ति का अपमान वाली लाइनें हैं, और जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, OBC, हमारे नेता तो खुद इसका जातिवाद का दंश झेल रहे हैं। वो लगातार उनके भवन को जहाँ वो रहते थे उसको गंगा जल से और गाय के मूत्र से धोला जाकर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। उनको मंदिर में नहीं प्रवेश करने दे रही। आज जो आजाद भारत में कोई जातिवादी व्यवस्था से लड़ रहे हैं, सर, आजाद भारत में मंदिर में जाने के लिए आप किसी से अनुमति लेते हैं क्या?
नहीं, आप अनुमति लेते हैं मंदिर में जाने के लिए? आप किसी से अनुमति लेते हैं क्या? पूरे देश के टेलीविजन में दिखाया, आपके चैनल में भी दिखाया, सबने दिखाया, पूरे बहस चली है इसमें। क्या दिखाया देश में? ये बात कोई छुपाई थोड़ी है। अरे जब विरोध होता है तो काले झंडे दिखाए जाते हैं, तो मंदिर में जाने से थोड़े रोका जा रहा है। जोशी साहब क्यों जो है वो जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। अरे अश्विनी जी, आप पॉलिटिकल लोग नहीं इस्लाम चरित मानस पर आपके नेता जो विरोध कर रहे हैं, उनके जो पूजा करने का जो आपके नेता विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है ये बताइए जरा। पवन पांडे, मनोज पांडे, रोली मिश्रा, जूही सिंह, आपके सब लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए अश्विनी जी, पूजा पाठ में अगर लोग बैठे हैं या एक सेकंड जोशी गंगा से जुड़वाएंगे, गंगा पर पानी से जुड़वाएंगे। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आप गाली ब्राह्मणों को दिलवाएंगे? ये मंजूर है आपको? हमारे नेता ब्राह्मणों को गाली दिलवाएंगे? उनका संवैधानिक अधिकार है, आप उस संविधान को रोकने का काम गाली देने का? नहीं, अब ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाने और भुनाने की पूरी फिराक में है? जिस तरह से बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो शूद्र हैं इनके साथ व्यवहार कैसा किया जा रहा है, इस मौजूदा सरकार में इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इनका कोई विकास करने वाला नहीं है। ये मुद्दा उठाना और मुद्दा भुनाना, ये दोनों समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है क्या जोशी जी? रत्नाकर जी, एक सेकंड में आ रही। जोशी जी देखिए, हम निश्चित तौर पे जो हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग महिलाओं की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, फिर वो घुमा फिरा के आप कोई बात बोल रहे हैं। काम कर रहे नहीं, कोई बात बोल रहे हैं। अश्विनी जी एक सेकंड, जो आरक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी जी एक बात बताइए, नगर निगम का चुनाव हो, चाहे आप देखिए कि यूनिवर्सिटी में भर्ती का हो, आप लगातार ओबीसी के आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पर उस वंचित समाज की लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ठीक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन अश्विनी जी अब सवाल ये भी है, सर पूजा पाठ कर रहे हैं, काले झंडे लेके कर रहे थे क्या? पहले से पता था अखिलेश यादव आएंगे, हमें काले झंडे दिखाने हैं? देखिए तो ये राजनीति को छेड़ने वाली बात है। कोई पूजा पाठ करने आ रहा है उसको काले झंडे दिखा देंगे क्या? विरोध हो रहा है, उनका अगर विरोध कहीं किया जा रहा है तो काले झंडे लोग दिखाएंगे। तो मंदिर में विरोध करने के लिए बैठते हैं क्या? मंदिर में विरोध करने के लिए बैठते हैं क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता? नहीं, हमारा संगठन हर जगह है। संगठन अगर कहीं विरोध करना है तो किसी को भी काला झंडा। फिर आप कहते हैं उनका संवैधानिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, मंदिर में जाने से कौन रोकता है? ये तो गलत बात है ना। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की आस्था में लीन है, उसके बाद कोई अगर वहाँ पे आएगा उसको काले झंडे दिखा के उसका विरोध किया जाएगा? सड़क पर दिखाया गया था काले झंडे, मंदिर में नहीं दिखाया गया था। नेहा जी, ये लोग प्रोपगंडा बना रहे हैं। और जो मायावती जी ने कहा है कि मैं दलित नहीं थी, मेरे साथ गेस्ट हाउस कांड हो गया, उसका भी जवाब दे देंगे लोग। आपके कार्यकर्ताओं हमारे नेता को काले झंडे गिराए, उन यज्ञ में शामिल होने के लिए रत्नाकर जी कुछ कह रहे सुन लेते हैं। ठीक है, मैं कार्यक्रम के आगे बढ़ा हूँ, कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पूजा का अधिकार रत्नाकर जी, अधिकार हमें आपको नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देखिए हमारे संविधान में हमारे नेता सुन लेते संवैधानिक व्यवस्था में आज जोशी जी क्यों बौखला रहे हैं नेहा जी, ये नहीं समझ में आ रहा। जोशी जी तो ऐसे नहीं थे, जोशी जी बौखला क्यों रहे हैं? ये कहीं न कहीं हम लोगों ने इनकी दुखती रग पे हाथ रखा। जोशी जी ऐसे प्रवक्ता नहीं है, इनकी बौखलाहट ही नहीं आती है, लेकिन आज विचलन की स्थिति में है ये एकदम। चलिए रत्नाकर जी, अश्विनी जी नया जी देखिए, मैं एक सेकंड लौट रही। जोशी जी एक सेकंड रुक जाइए। रत्नाकर जी, नया जी देखिए, रामचरितमानस जो एक बहुत पवित्र ग्रंथ है और सारे हिंदू समाज के लोग उसमें आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं, और ये कई 100 सालों पहले लिखा जा चुका है। तो मेरा कहना ये है कि इतने सालों में अभी तक उस पर कोई विवाद नहीं हुआ, तो आखिर में उसको एक शब्द को सिर्फ लेकर के और उसको गलत भावार्थ निकाल करके और लोगों के बीच जो दुष्प्रचारित करने का जो काम किया जा रहा है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है। तो कहीं न कहीं मेरा सारी राजनीतिक पार्टियों से कहना है कि आप इस तरह से कुल मिला के समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, 2024 के मद्देनजर ये राजनीति कर रही है। लेकिन राहुल गांधी भी तो अपनी कास्ट बता देते हैं, वो भी तो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। राहुल गांधी भी तो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं, अगर कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारा कुल क्या है, तो वो बोलेंगे ना कि मैं रावण। अगर कोई ये ब्राह्मण हूँ बोलेंगे। अगर कोई मेरा कुल पूछेगा तो मैं बोलूंगा मैं क्षत्रिय हूँ। तो उसमें क्या है?
भाई हम अपने समाज में जीते, अपने समाज के लोगों के साथ रहते रत्नाकर हैं। भाई आपका लेकिन गोत्र जब क्या है? समाज को पूरे रत्नाकर भाई, रत्नाकर जी आपका गोत्र क्या है? गौतम गोत्र है मेरा। कल बदलेगा नहीं ना? भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? कल नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कल भी यही रहेगा, पीछे भी यही था, लेकिन रत्नाकर भाई सुन लीजिए, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ना राहुल गांधी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो कौन से गोत्र है और कौन से ब्राह्मण है। रत्नाकर भाई सुन लीजिए, आप गोमूत्र में सुन लीजिए अफगानिस्तान, आप हिंदू मुसलमान, यही सब चीजें तो करते हैं आप लोग। आप लोग जल्दी करेंगे। अरे आप पूछिए कांग्रेस से कि कांग्रेस ने विकास में किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, आपको और वक्त नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जाहिर तौर पे 2024 सभी के लिए केंद्र बिंदु है। उसी को देखकर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। अब SC/ST की भी याद आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए हमें नारी का भी सम्मान करना है। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि 2024 लोकसभा चुनाव को फतेह करना है। इसीलिए पूरा सियासी षड्यंत्र खेला जा रहा है, सियासत की जा रही है। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।